स्वागत है आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 के शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पहले ही कुछ वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जाएं मेरे चैनल पे और उन वीडियोस को देखें, ताकि जब आप पार्ट 3 को देखें तब आपकी जो कनेक्टिविटी है इस चैप्टर के प्रति वो बनी रहे। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ। एंड ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो और बाकी के जो वीडियोज़ हैं आप प्लीज़ उन्हें फॉरवर्ड करें, ताकि उनको होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कॉन्सेप्ट और उनके जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, कि आज के क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हमारे बाकी रह गए थे जो हमें इस वीडियो में कंप्लीट करने थे। तो आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है ये कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे जीवन कौशल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स जो है वो सभी के लिए नया होने वाला है। हम सभी इसको पहली बार पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका कार्य के साथ क्या संबंध है और ये किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसका कार्य के साथ क्या रिलेशन है और इसको किस प्रकार से काम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को आप सभी एक कार्यक्रम का नाम सुनते होंगे, EMC। स्पेशली 9, 10th और 11, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि वो आगे जाके एक लघु उद्योग खोल सकें और अपना रोज़गार दे सकें। और इसके अंतर्गत ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। हम बात करेंगे अभी आगे इस पे। तो आज के ये टॉपिक्स रहने वाले हैं जिन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोवृत्ति की। मनोवृत्ति का मतलब होता है मेंटेलिटी, या फिर इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो मानसिकता, यानी कि कार्य के प्रति हमारी कैसी मानसिकता है। हर चीज़ के प्रति हमारी कोई ना कोई मानसिकता होती है, वैसे ही कार्य के प्रति हमारी क्या मानसिकता है, आज इसको हम देखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कार्य को प्रति अगर मानसिकता जो होती है वो किसी इंसान पर निर्धारित करती है कि उसकी मानसिकता कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तभी उसकी मानसिकता बनती है। तो कुछ लोग अपने कार्य को बहुत ही आनंद लेकर करते हैं, उनको अपने कार्य में बहुत ज़्यादा ही संतोष होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने कार्य से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है, जो दूसरों से अपने कार्य की केवल और केवल तुलना ही करते हैं और बदले में उनको केवल असंतोष और हीन भावना मिलती है। तो इसमें हम मनोवृत्तियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतोष और असंतोष की भावना या अनुभव करना। हम सभी जानते हैं कि हम अपने काम के प्रति संतोष और असंतोष का अनुभव तभी करते हैं जब हम अपने काम को सही प्रकार से करते हैं और किसी से तुलना नहीं करते हैं। संतोष की भावना हमारे मन में तभी उत्पन्न होगी जब हम अपनी कार्य की तुलना, अपनी नौकरी की तुलना किसी और से नहीं करेंगे। यदि हम अपने कार्य की तुलना या नौकरी की तुलना जो भी हम कर रहे हैं किसी और से करते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर असंतोष या फिर असंतुष्टि की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है। यदि कोई अपने वेतन की तुलना अन्य किसी व्यक्ति के वेतन से करता है तो उसमें असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। ये मूल कारण है असंतोष की भावना का उत्पन्न होने का। तो पहली मनोवृत्ति है संतोष और असंतोष का अनुभव करना। दूसरी जो अक्सर देखी जाती है, कामों को बोझ समझना। आपने देखा होगा हम जो भी काम करते हैं, हम बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने काम को एक आनंद पूर्वक, रुचि लेकर, संतोष के साथ करते हैं। अन्यथा ज़्यादातर लोग अपने काम को एक बोझ के समान करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा काम केवल और केवल हम पे बोझ है, हम जल्दी से इसको कंप्लीट करें और अपने घर की ओर प्रस्थान करें। इसीलिए तो हमारी जो दूसरी मनोवृत्ति है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है काम के प्रति, काम को बोझ समझना। अगर हम तीसरी मनोवृत्ति की बात करें तो कार्य को सुचारू रूप से ना करना। बिल्कुल, कार्य को सुचारू रूप से ना करना, अपने कार्य में गड़बड़ी करना, उसके ऊपर ध्यान ना देना और दूसरे के काम में ज़्यादा दखलंदाजी करना, इससे हमारे जो कार्य है उसको हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सकारात्मकता से कार्य ना करना। बिल्कुल, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कुछ अगर देखा जाए तो सकारात्मकता का मतलब होता है हम कोई भी कार्य करें उसके प्रति हमारे जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक हो। यदि किसी कार्य में हमको लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी हमें उस कार्य के प्रति सकारात्मक ही रहना चाहिए। और जब हम किसी कार्य को सकारात्मकता से करते हैं तो उस कार्य में हम प्रगति को प्राप्त होते हैं और उसमें होने वाले लाभ या अलाभ से हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सभी के लिए बहुत सही होता है।
इसलिए तो चौथी जो मनोवृत्ति है या जो मानसिकता वो देखी जाती है कार्य के प्रति सकारात्मकता के लिए। उसके बाद बात करते हैं पांचवी जो मानसिकता है वो है कार्य के अनुसार भोजन ना करना। हम सभी जानते हैं भोजन जो होता है वो मनुष्य को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर हम कार्य के अनुसार भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम वो ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे अपने कार्य को करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हम खाने से ही, हम भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और यदि हम भोजन ही नहीं करेंगे तो क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होगी? नहीं। इसीलिए कार्य के अनुसार भोजन करना, भोजन के अनुसार कार्य नहीं करना है हमें। तो ये कुछ मनोवृत्तियाँ हैं जो कार्य के प्रति वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं, और हम देख भी सकते हैं। अगर हम एक बात करें एक स्टूडेंट की, तो काफ़ी सारे आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स अपने काम को, अपनी स्टडी को, मतलब अपनी पढ़ाई को इतनी रुचि से करते हैं, और जब वो इतना अच्छे से करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपने देखा होगा वो क्लास में फर्स्ट भी आते हैं। वहीं कुछ और ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो अपने काम को बिल्कुल बोझ समझ के करते हैं। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है, जिसके कारण वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अपना कि उन्होंने कितना पढ़ा है और दूसरों ने कितना पढ़ा है इस बात पे वो कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसके कारण उन्होंने जो भी पढ़ा हुआ है उससे वो लेस होता जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अपने कार्य की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी है, ना ही कार्य की, ना ही स्वयं की। क्योंकि जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हर एक मनुष्य हर किसी से अलग है। तो ये है हमारा कार्य के प्रति मनोवृत्तियों वाला जो विषय है। अब हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स के ऊपर। लाइफ स्किल्स से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? पहले तो हम इस पर बात करते हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब है कुछ ऐसी स्किल्स जिनसे हम अपने प्रतिदिन की जो चुनौतियाँ हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उनसे प्रभावशाली तरीके से उन्हें हम निपट सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल। अपने जीवन को किस प्रकार से हमें बेहतर बनाना है, जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको किस प्रकार से हमें हैंडल करना है, उसके लिए जो हमें चुनौतियां, मतलब हमारे लाइफ में जो चुनौतियां आती हैं उससे निपटने के लिए जो तरीके सुझाए जाते हैं वो है लाइफ स्किल्स। तो ऐसे ही कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली स्किल है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल, जिसको हिंदी में हम संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। अगर हम बात करें संप्रेषण की, तो हम सभी जानते हैं हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ताकि हम किसी से भी अच्छे से बात कर सकें। यानी कोई भी आने वाले, अगर हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो स्किल होती है वो हमें एक अच्छी, हमारी प्रगति में भी सहायक होती है, क्योंकि हमें अच्छे से बात करना, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अगर हम अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने स्टैंड को कैसे किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट इज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी का मतलब है कि सृजनात्मक तरीके से सोचना या फिर सृजनात्मक चिंतन। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वो होते हैं जिसमें ऐसी थिंकिंग जो हम बहुत ज़्यादा किसी मनुष्य को क्रिएटिव बनाती है। यानी कि हम अपने कार्य में, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम एक नई सोच के साथ उसमें काम कर सकते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ अगर हम उसमें कुछ आइडियाज़ डालेंगे, उस आइडियाज़ से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो लोग हमें देख के हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे जो हम किसी कार्य को भी कर रहे हैं उसके प्रति उनको एक वो होता है कि ये इसमें इसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो इसलिए इसको इस कार्य को करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिल्कुल, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि अगर आज के समय में देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। हम किसी ना किसी काम को लेके स्ट्रेस तो रखते ही हैं अपने दिमाग में। इसीलिए तो मनुष्य के अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, या फिर होती है जिसे हम कह सकते हैं, जिससे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। तो ये स्किल उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। बिल्कुल, यानी कि अगर लोग आपको क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी से क्रिटिसाइज़ करते हैं या आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ना कि आपको छोटी छोटी बातों पे किसी से आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को कैसे आप स्वयं जागरूकता, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि स्वयं का किस प्रकार से आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्व जागरूकता आपको कैसे आएगी? जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, आप समाज में क्या हो रहा है उससे परिचित होंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आप अपने आप को जागरूक रख पाएंगे, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग
एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको, चाहे आपकी लाइफ स्किल्स हो, आपको वर्क प्लेस पे काम आने वाली स्किल हो, किसी भी एरिया में कि अगर स्किल्स की ज़रूरत है तो उसमें एक स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यह आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो होती भी है, क्योंकि हम सभी अगर देखें तो हम सभी के जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और डिसीजन मेकिंग, आप किस समय किस परिस्थिति में किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, ये होती है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल। तो ये कुछ मेन स्किल्स हैं जिन्हें हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं, और जो एक मनुष्य के अंदर होती हैं, तो कुछ उनको अपने अंदर डेवलप करने के लिए काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो देखा जाए तो 50 to 60% सभी लोगों के पास होती है। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट जो स्किल है वो भी बहुत से लोगों के पास होती है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जिनको हम सीख के अपनी लाइफ को और उसमें आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनको पार कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही हम बात करने वाले हैं एसेंशियल सॉफ्ट स्किल इन वर्क प्लेस। तो हम कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं, काम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहाँ कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिनकी होती है और जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं स्पेशली। तो पहले जानते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल होती क्या है। सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति के बातचीत, नौकरी के प्रदर्शन और करियर की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम बात करने वाले हैं काम के क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र पर सॉफ्ट स्किल ये हमारा विषय है। तो हमने बात की थी सॉफ्ट स्किल होती क्या है। तो सॉफ्ट स्किल व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। सॉफ्ट स्किल क्या है? व्यक्तिगत विशेषताएं जो किसी व्यक्ति की बातचीत, नौकरी के प्रदर्शन और करियर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। यानी कि ऐसी स्किल, ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं जो किसी की बातचीत, उसके नौकरी के प्रदर्शन और करियर को बढ़ाती हैं। तो हर किसी को ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होती है जो उसके नौकरी के प्रदर्शन को बढ़ाए, जो करियर की संभावनाओं को बढ़ाए और जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारे। तो ऐसी कुछ स्किल्स हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, क्योंकि कार्य को करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है और उन स्किल्स के माध्यम से ही हम अपने कार्य में हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। इसलिए इन स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसको सीखने के बाद या जिसको सीख कर हम अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसमें से पहली स्किल है क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये जो स्किल होती है, हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपने देखा होगा हमें बोलना पड़ता है। अगर हम अपनी बात को किसी को समझाते हैं तो उसके लिए हमारी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि हमारी जो वार्तालाप है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम किसी को अपनी बात समझा रहे हैं और हमारी अगर जो वार्ता है, हमारी जो वार्तालाप है, हमारे जो शब्द हैं, अगर वो स्पष्ट नहीं होंगे तो सामने वाला हमारी बात से प्रभावित नहीं होगा। तो पहला है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि स्पष्ट वार्तालाप। इसके बाद बात करते हैं लिसनिंग स्किल। यदि हम किसी सेमिनार में या कोई हमसे बात करता है तो हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हम उसकी बात को ध्यान से सुने। तो लिसनिंग स्किल, किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना लिसनिंग स्किल कहलाती है। उसको सुनना और समझना, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना, सोच समझ कर इम्प्लीमेंट करना, लिसनिंग स्किल। तो ये एक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम किसी की बात को सुनते हैं और वो बात अगर हमारे फ़ायदे के लिए है और जिससे हमारी जो कार्य है उसको हम बेटर कर सकते हैं, तो वो तो हम तभी करेंगे जब हम किसी की बात को सुनेंगे, और सुनेंगे तब जब हमारा फोकस होगा। तो इसीलिए जो लिसनिंग स्किल है वो बहुत ज़रूरी होती है एक मनुष्य के लिए, अगर वो अपनी प्रगति करना चाहता है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल। अगर हम काम करते हैं तो कुछ काम के क्षेत्र में हमारी कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हमें इतना गुस्सा आ जाता है अपने काम के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपके किसी छोटे एम्प्लॉय ने आपसे कोई पोस्ट में, किसी लोअर एम्प्लॉय ने अगर आपसे कुछ बोल दिया, या हो सकता है आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आपका प्रमोशन रोक दिया, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ऐसी कुछ स्थिति होती है जिसमें आपको गुस्सा आता है, आप कुछ गलत करने बैठते हैं,
तो उसके लिए ज़रूरी है आपको सेल्फ़ कंट्रोल करना, ताकि आप कुछ गलत करने से रोक सकें स्वयं को। तो सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है किसी की लाइफ में। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कभी-कभार वो बहुत भावुक हो जाता है, कभी वो बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत क्रोधित हो जाता है, तो कभी वह किसी से इतनी ईर्ष्या करने लग जाता है। इसीलिए सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद पॉज़िटिव एटीट्यूड, हमेशा काम के प्रति हमारा पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स में भी, और ये जो स्किल है वो वर्क प्लेस पे भी काम आने वाली स्किल है। कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन का मतलब होता है समस्या का समाधान, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्किल के अंदर क्या होता है कि हमें चाहे हमारे घर या फिर कुछ आपने देखा होगा वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या लोगों के बीच काफ़ी बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो किस प्रकार से उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम रीसॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये जो स्किल है वो एक लाइफ को किस प्रकार से हम जी सकते हैं उसमें आने वाली कठिनाइयों के लिए और एक वर्क प्लेस के लिए, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को रीसॉल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो मनुष्य के जीवन में हर एक घड़ी में आती है, यानी कि हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आप किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब भी उन्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपसे वो बात करेंगे आके कि हम इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनको सही सॉल्यूशन देंगे। इसलिए इसके बाद है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि काम में आपने देखा होगा हम कभी कभी अपने काम के प्रति इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपने काम में सफलता पानी है, अगर आपको अपने काम में प्रगति करनी है, उसके लिए ज़रूरी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेना। तो आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां लेंगे उतने ज़्यादा आप कैपेबल होंगे किसी काम को करने के लिए, और अपने वर्क प्लेस में आप उतनी ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो सबसे ज़रूरी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी कार्य को करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं और उनका निर्वाह करते हैं। उसके बाद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अ सेंस ऑफ ह्यूमर हम सभी जानते हैं, सभी के एक अगर हम कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम एक अपने अकॉर्डिंग से एक सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से करते हैं, यानी कि समझ से बात करना, समझ से किसी काम को करना, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करते हुए किसी काम को करना, इट्स कॉल्ड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके बाद एम्पथी और डी पर्सनलाइजेशन। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि काम आपने देखा होगा हम कहीं काम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंडर में नहीं होती। तो इसलिए ये जो स्किल्स हैं वो आपको होनी चाहिए, और अगर आप अपने काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने कार्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, तो ये स्किल्स आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसीलिए इन स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप करें और अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। ये तो बात हो गई थी स्किल्स के बारे में कि एसेंशियल स्किल्स एट वर्क प्लेस। अब हम बात करने वाले हैं एर्गोनॉमिक्स की। मैंने आप सभी को बताया था कि जो एर्गोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वो हम सभी के लिए थोड़ा नया होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि एर्गोनॉमिक्स होता क्या है और इसका कार्य के साथ क्या संबंध है। एर्गोनॉमिक्स को हम हिंदी में सुकार्य की भी बोलते हैं, सुकार्य की। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स, यानी कि एर्गोनॉमिक्स क्या है। एर्गोनॉमिक्स ड्राइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एर्गोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो दो ग्रीक शब्दों से हुई है। फर्स्ट इज एर्गोन, जिसका मतलब होता है वर्क, एंड सेकेंड इज नोमोई। नोमोई मीनिंग इज नेचुरल लॉ। ठीक है, तो जो एर्गोनॉमिक शब्द है उसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, एर्गन और नोमोई। एर्गन मीनिंग इज वर्क एंड नोमोई मीनिंग नेचुरल लॉ। टू क्रिएट अ वर्ड दैट मीन्स द साइंस ऑफ वर्क एंड पर्सन्स टू रिलेशनशिप दैट वर्क एनवायरमेंट। तो इसका मतलब है कि इन दोनों शब्दों से मिलकर एक ऐसा शब्द बना है जिसका मतलब है ऐसा काम जो प्रकृति के अनुकूल हो और जिसका संबंध व्यक्ति के कार्य वातावरण से हो, यानी कि ऐसा कार्य जो प्रकृति के भी अनुकूल हो और जिसका संबंध किससे हो, व्यक्ति के कार्य वातावरण से हो। और एर्गोनॉमिक्स जो है वो
इज़ अ वे टू वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। जो एर्गोनॉमिक्स है वो हमारे कार्य को स्मार्ट बनाता है, ना कि कठिन। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के एर्गोन और नोमोई, जिसका मतलब है प्रकृति के अनुकूल कार्य करना और जिसका संबंध है व्यक्ति के कार्य वातावरण से। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अभी हम इसको आगे भी समझेंगे। फिर हम जानते हैं वाई एर्गोनॉमिक्स, मतलब क्यों। Ergonomics is not only for making the work better but also making it comfortable and efficient. Ergonomics का हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं क्यों ergonomics। तो ergonomics जो है is not only for making the work better। ergonomics जो है वो केवल आपके काम को बेहतर नहीं बनाता है, बल्कि आपके काम को आरामदायक बनाने में भी और कुशल बनाने में भी सहायक है। तो हमने जाना कि एर्गोनॉमिक्स ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एर्गन और नोमोई, और इसका मतलब है कि ऐसा कार्य जो प्रकृति के अनुकूल हो और जिसका संबंध मनुष्य के वातावरण से हो, कार्य वातावरण से। और ये जो एर्गोनॉमिक्स है वो इज़ नॉट ओनली फॉर मेकिंग द वर्क बेटर, यानी कि वो किसी कार्य को केवल बेहतर ही नहीं बनाता, बल्कि ऑल्सो मेकिंग इट कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट, बल्कि उस कार्य को वो आरामदायक और कुशल बनाने के लिए भी सहायक है। तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये जो एर्गोनॉमिक्स है वो ऐसे काम की बात हो रही है यहाँ पे जो मानव के कार्य से संबंधित है, यानी कि कार्य क्षेत्र कि कोई भी कार्य क्षेत्र में आपने देखा होगा हम जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो मेज ही क्यों, कंप्यूटर डेस्क ही क्यों ना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे वर्क प्लेस पे होती ही होती हैं। तो इनको किस प्रकार से इनका इन्वेंट किया जाए ताकि एक मनुष्य को मतलब वो अपने काम को तो सुचारू रूप से कर सके, साथ ही साथ उसका जो बॉडी पोस्चर है, जो उसके किस प्रकार से वो बैठ रहा है, उसके हाथ पैर उसका जो डेस्क है उस तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर की गया जो काम होता है वो एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। आप जैसे कि एक एग्जाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पे, एर्गोनॉमिक्स एन एग्जाम्पल फॉर एर्गोनॉमिकली करेक्ट कंप्यूटर सेटअप। मैंने आपको बताया था एर्गोनॉमिक का मतलब है कि ऐसा कोई भी कार्य जो मनुष्य के आरामदायक, मतलब आराम को देख के किया जाए, उसके बॉडी पोस्चर को देख के किया जाए, जिससे वो सही प्रकार से अपने काम को कर सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले तो इस स्क्रीन पे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ये लेडी है, आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसका जो पैर है और उसके हाथ है, उसका जो पोस्चर पहले तो आप देखें कि एकदम परफेक्ट है। वो कहीं से भी आपको झुकी हुई या फिर उसका पैर आगे पीछे या उसकी टेबल या उसका जो आई कांटेक्ट है या फिर जो उसके हाथ है वो गलत दिशा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिलैक्स होकर बैठी हुई है और अपना काम कर रही है, जो कि हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं, द फोर आर्म्स एंड थाई आर पैरेलल टू द फ्लोर। तो क्या है इसमें, जो आप देख सकते हैं इसकी जो थाई हैं और जो इसके वो हैं फोर आर्म्स हैं वो एकदम पैरेलल हैं, किसके, फ्लोर के, इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद द कीबोर्ड इज इन ईजी रीच विदाउट बेंडिंग और फ्लैक्सिंग द रिस्ट, यानी कि वो आप देख सकते हैं कि जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड पे आसानी से पहुंच रही है। उसको कीबोर्ड तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना वो बैंड हो रही है, ना उसको फ्लैक्सिंग की ज़रूरत पड़ रही है। वो आराम से बैठकर कीबोर्ड तक अपने हाथों को पहुंचा पा रही है और कीबोर्ड को टाइप कर पा रही है। नेक्स्ट इज मॉनिटर इज पोजिशन टू रिड्यूस आई एंड नेक स्ट्रेन। आप देख सकते हैं जो मॉनिटर है उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल आँखों के एकदम बिल्कुल सामने है, सामने से थोड़ा सा नीचे, ताकि जो हमारा आई कांटेक्ट है वो इधर इधर और इधर जा बन सके। तो ये कुछ एर्गोनॉमिक्स के उदाहरण हैं, यानी कि किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए ताकि किसी मनुष्य को उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े और वो सही तरीके से बैठकर या फिर खड़े होकर या वस्तुओं का उपयोग करके अपने काम को कर सके। इसी के साथ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। आप ये चीज़ देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे कुछ दो इमेज दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति है वो एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है, उसके जो पैर हैं वो फ्लोर से बिल्कुल टच हो रहे हैं, उसकी जो बैकबोन है वो सीधी है एकदम, उसके जो हाथ है वो इजीली कंप्यूटर डेस्क पे पहुंच रहे हैं और कीबोर्ड से वो टाइप कर पा रहे हैं, एंड उसका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर है उसके मॉनिटर पर।
तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट है, जो एक मनुष्य का पोस्चर होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से खड़े होते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारी वो हैबिट हो जाती है। इसलिए तो आप इसका पोस्चर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। एंड अब हम बात करते हैं इस इमेज की, जो कि गलत है। तो आपने देखा होगा इसका जो बैक्स की जो बैकबोन है वो कैसे बैंड हो रही है, इसके जो पैर हैं वो फ्लोर को नहीं टच कर रहे हैं, और ये हाथ भी अपने हाथ को सही प्रकार से जो कंप्यूटर डेस्क है, कीबोर्ड है, उस तक नहीं पहुंचा पा रहा है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका जो आई कांटेक्ट है, यानी कि जो कंप्यूटर पे देख पा रहा है वो आपने देखा होगा किस प्रकार से देख रहा है, उसका जो फोकस है वो इधर बन रहा है, ना कि इधर और इधर। जबकि इस वाले में फिगर में हम देख रहे थे तो इसका जो फोकस है वो ऐसे बन रहा था, जो कि हमारी उसको दर्शाता है कि हम एकदम क्लियर देख रहे हैं और सही तरीके से। जबकि इसका जो फोकस अगर बनेगा, अगर ऐसे देखेगा तो सामने, तो ये गलत है। तो इस एर्गोनॉमिक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ऐसे इन्वेंट करना ताकि कोई अगर उस पर बैठ के काम करे तो उसको वो मतलब सही प्रकार से काम कर सके। और जो एर्गोनॉमिक्स है वो ना केवल काम को बेहतर बनाता है बल्कि इसे आरामदायक और कुशल बनाने के लिए भी सहायक है। तो मैंने आपको बताया था कि वो ना केवल बेहतर बना रहा है काम को, बल्कि इसे आरामदायक, अब देख सकते हैं आप कि ये कितना आराम से बैठा हुआ है, जबकि वहीं इसको कुछ कठिनाई आ रही होगी बैठने में, ये आरामदायक आराम से नहीं बैठ पा रहा है। तो इसीलिए जो एर्गोनॉमिक्स है वो क्या है, किसी भी कार्य को बेहतर बनाता है और आरामदायक और कुशल बनाने में भी सहायक है। ये एकदम स्मूथली अपने काम को कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति है जो अपने हाथों को बैंड करके, अपने पैरों को किसी प्रकार से नीचे ऊपर करके अपने कार्य को कर रहा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो एर्गोनॉमिक्स के हैं, जैसे कि आपने समझ भी लिया है कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है और वो किस प्रकार से मनुष्य के या फिर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में काम करता है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको आज के टाइम में, या फिर अगर हम बात करें 9th 10th और 11th 12th के स्टूडेंट से, तो उनसे अगर पूछे एंटरप्रेन्योरशिप तो उनको ईएमसी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें बच्चों को सिखाया गया है कि आपको छोटे छोटे लघु उद्योग, यानी कि आपको कुछ भी तैयार करना है, उसको मार्केट में आपको जाके सेल करना है। इससे बच्चों के अंदर स्वरोजगार की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। क्योंकि आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप, अभी मैं बताऊंगी आपको, आज के समय में हम सभी नौकरी लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप इसी कदम में एक ऐसा उदाहरण है जिससे बच्चे जो हैं वो स्वरोजगार के लिए, यानी कि अपने लिए काम करते हैं और अपने साथ साथ वो दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, मीनिंग हम इसकी बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप एक नए व्यवसाय को डिज़ाइन करने के लिए और शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया है। यानी कि जो उद्यमिता है, या फिर इंग्लिश में जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, वो एक नए व्यवसाय को डिज़ाइन करने की और शुरू करने की और उसे चलाने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी व्यवसाय को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको किस प्रकार से हम शुरू करते हैं और किस प्रकार से हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं, ये एक प्रक्रिया है जो अक्सर शुरू में छोटा व्यवसाय होता है और बाद में जाके ये एक बड़ा व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, शुरू में एक छोटा व्यवसाय होता है और बाद में जाके ये एक बड़ा व्यवसाय का रूप धारण कर लेता है। इन व्यवसायों को बनाने वाले लोग उद्यमी कहलाते हैं। इन व्यवसायों को जो लोग बनाते हैं, जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं, जो इस प्रकार का सेटअप करते हैं, वो लोग कौन कहलाते हैं, उद्यमी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उद्यमिता को लाभ कमाने के लिए अपने किसी भी जोखिम के साथ एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करना और प्रबंधित करने और इच्छा के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं, अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें लाभ और हानि होना, ये तो एक सामान्य सी बात हो जाती है। तो इसीलिए उद्यमिता को लाभ कमाने के लिए और अपने जोखिम पर किसी काम को करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए प्रबंधित करने की जो क्षमता और जो इच्छा होती है, उसके रूप में वर्णित किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि उद्यमिता एक नए व्यवसाय को डिज़ाइन करने के लिए, शुरू करने के लिए और चलाने के लिए एक प्रक्रिया है जो अक्सर में छोटा व्यवसाय होता है और धीरे धीरे ये एक बड़ा व्यवसाय का रूप धारण कर लेता है। और जो लोग इन व्यवसाय को चलाते हैं या जो इन व्यवसायों को बनाते हैं, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं।
आपने देखा होगा किसी भी छोटे काम को, आपने किसी, अगर हम बात करें एक छोटा सा उदाहरण ले, तो आपने अपने आसपास किसी ठेले वाले को देखा होगा, या फिर ऐसा कोई छोटा सा काम, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, उसके लिए छोटा था, तो धीरे धीरे करके उस काम को उसने और अच्छे से करके उसने उसको बड़ा किया, ग्रो किया उसमें। तो आपने किसी ठेले वाले को या किसी भी देखा होगा जिसमें स्टार्टिंग में वो ठेला लगाता था, धीरे धीरे जब उसकी उसमें प्रगति हुई तो उसने एक शॉप ले ली, एंड वो सामान जो वो ठेले पे बेचा करता था वो अब शॉप पे बेचने लग गया। सेम इसी प्रकार के आपने देखा होगा जो स्कूल्स में एक प्रोग्राम चल रहा है EMC, इसके अंतर्गत बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको सरकार कुछ पैसे देगी और उन पैसों से आपको अपना एक व्यवसाय करना है, एक लघु व्यवसाय, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ खाने पीने का भी कर सकते हैं, आप कुछ वस्त्रों से संबंधित कर सकते हैं, आप कुछ आर्टिफिशियल कर सकते हैं, आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, ताकि बच्चों को ये एक भावना उनके मन में आए कि वो भी व्यापार कर सकते हैं, वो भी व्यवसाय कर सकते हैं। और जब ये भावना उनके अंदर आएगी तो वो नौकरी से छोड़ के अपने व्यवसाय की ओर ध्यान देंगे, जो कि उनका मेन मोटिव है। और एंटरप्रेन्योरशिप का भी मतलब यही है कि अपने व्यवसाय को चलाना, अपने व्यवसाय को एक डिज़ाइन करना, उसको शुरू करना है, उसको चलाने की प्रक्रिया, जो भले ही स्टार्टिंग में तो छोटा होगा लेकिन धीरे धीरे वो एक गति को प्राप्त होगा। इसीलिए तो एंटरप्रेन्योरशिप आज का अगर देखा जाए तो एक ज़रूरी कार्यक्रम हम बोल सकते हैं, जो बहुत सोच समझ के सरकार द्वारा लाया गया है। तो इसका कार्य से संबंधित कार्य से इसका यही संबंध है कि किस प्रकार से हम किसी कार्य को करते हैं, और किसी भी कार्य को करना, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि हम कोई भी हमारे द्वारा की गई कोई भी गतिविधि एक कार्य होता है। तो इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कन्फ्यूज़न्स का, आपके प्रॉब्लम्स का जवाब दे पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।